हिंदुस्तान और हमारा, हम एक ही कानून के तहत आज़ाद हुए थे। वो कहाँ से उनमें स्टेबिलिटी आई, आगे निकल गए, हम में प्रॉब्लम्स हुई। इंडिया ने अपने इस साल के टोटली रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि जो कि अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, अपने जो डिफेंस के जो वेपन्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 13,000 करोड़ का बिजनेस किया है। हमारा नेबरिंग कंट्री भारत जो है अपने डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है अपने डिफेंस पार्टनरशिप को। ये नहीं है कि वहाँ भी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका निज़ाम आगे चल रहा है, इकोनॉमी उनकी बेहतर हो गई है। पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। IMF हमें तिगनी का नाच नचवा चुका है, इसके बावजूद हमें किस्त जारी नहीं की गई। दुश्मन कंट्री है, यानी मैं आपकी इस्टेब्लिश्ड है, इस पर कोई बहस नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप हज़ारों लोगों से पूछेंगे, इंडिया का पाकिस्तान के साथ कंडक्ट अच्छा नहीं है, वो नेचुरली वो अपना काम कर रहा है। ये चीज हमारे अंदर क्यों, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर, ईरान के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस है, लेकिन हिंदुस्तान उनके थ्रू सारा कुछ कर रहा है, उनके साथ बहुत अच्छे आना जाना और सब कुछ, और जो एक नया रूट बनाने के चक्कर में है रशिया तक, वो भी ईरान के रास्ते बना रहा है। बिजनेस किया है, क्या समझते हो आपकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान को इससे क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करे और उसमें वेपन्स को उनको अपग्रेड करें। जैसे पाकिस्तान ने अपने मिसाइल शाहीन और फाइटर JF थंडर इनको किया, इनको मार्केट करें। मार्केट में अभी पिछले दिनों दुबई में शो हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा वो वेपन्स का शो हुआ है, उसमें पाकिस्तान को पार्टिसिपेट किया है, मगर थोड़ी एक्सपोर्ट के उनको ऑर्डर्स मिले हैं, मगर इंडिया के लेवल के नहीं मिले। इससे हमें चाहिए कि हमें अपने आप को, यानी कि इनको थोड़ा सा यानी कि चाइना से भी हट करना, किसी और मुल्क के साथ भी हमें डील करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत एक्सपोर्ट के मामले में हथियार मार्केट में किंग बनता जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि एक समय इंपोर्ट करते थे हम सिर्फ रूस से 60% मटेरियल, जो भी हमारे हथियार थे, बुलेट हो, यहाँ तक कि छोटी छोटी गन मशीनें भी हों, वो भी हम पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। कहाँ पर? रूस पर। रूस पर हमारा हथियार मार्केट रूसी था, एक तरह से कह सकते हैं। लगभग कुछ 10-20% बटा हुआ था, किसी और देश से हम अल्टरनेटिव थे थोड़े बहुत। लेकिन आज का समय आप देख लीजिए कि आज वही भारत जो कभी 60% हथियारों पर रूस पर डिपेंडेंट हुआ करता था, वही भारत आज एक्सपोर्ट कर रहा है। और दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों को अभी हमने फिलीपींस को दी है ना, ब्रह्मोस्त्र, और ये चाइना के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका सिर्फ बयानबाजी करता रह जाता है, लेकिन क्योंकि चाइना के आसपास के जो देश हैं उनका समर्थन करने के लिए अमेरिका बयानबाजी करता है, लेकिन भारत ने लो मिसाइल लो, आप मिसाइल लो, क्योंकि ज़रूरी है। चाइना क्या नहीं करता, 100-100, 200 करोड़ भारत में भेज रहा है, घुमा फिरा कर भारत के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, अपने हिसाब का प्रधानमंत्री चुनने के लिए, क्योंकि फिर वो वहीं से बैठकर पूरे भारत को कंट्रोल करे। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री ऐसा बन जाता है जो चाइना का टट्टू है, तो फिर वो वही करेगा जो चाइना से आदेश आएगा, बीजिंग का आदेश फॉलो करेगा वो। तो वो इस तरह की षड्यंत्र करना, आप मालदीव में आ जाते हो, आप श्रीलंका में आ जाते हो, आप बांग्लादेश में आने की कोशिश करते हो, आप जितने भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं सब में हस्तक्षेप करते हो। क्यों करते हो? भारत को घेरने के लिए। पाकिस्तान तो आपका गुलाम है ही है। हालांकि पाकिस्तान को हम किसी भी गिनती में नहीं लेते हैं, वो तो फिर कहीं भी चला जाए उससे हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। लेकिन बाकी के देश हैं जो हमारे साथ अच्छे संबंध रखते हैं, आप वहाँ पर आते हो, भारत के हितों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हो, तो स्वाभाविक है चाइना को जवाब देने के लिए ये करना पड़ेगा। और इससे हमारा फ़ायदा है, एक तो चाइना को घेर रहे हैं हम, और दूसरा कमाई भी हो रही है। और इससे जब पैसा आएगा तो स्वाभाविक है हमारी जो DRDO है और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो आगे चल के और बेहतर हथियार बनाएंगी। जैसे कि अमेरिका यही तो करता है। अमेरिका ने जैसे मान लीजिए 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना लिया, तो वो 6वीं पर काम करने लगता है और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बेचने लगता है, और जो पैसा आता है उससे 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की रिसर्च करता है। तभी तो आपका स्वाभाविक है आप हथियार बेचोगे, तभी तो नई नई इन्वेंशन कर पाओगे हथियार मार्केट में, वरना संभव ही नहीं है। तो हथियार बेचना ज़रूरी होता है। अब देश में हथियार बेचते हो तो प्राइस अलग होती है, लेकिन जब दूसरे देशों को हथियार बेचे जाते हैं तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यही भारत कर रहा है, और भारत एक अल्टरनेटिव के तौर पर आ रहा है। देखिए, पहले बिकते थे अमेरिका के हथियार और रूस के हथियार, चाइना के बहुत कम मात्रा में बिकते थे, वो लोन के ज़रिए किसी, जैसे पाकिस्तान है
उधार में ले लिए, तो ऐसे देशों को ही चाइना बेचा करता था। लेकिन अब तीसरा अल्टरनेटिव रूस और अमेरिका के बाद भारत खड़ा हो गया है। रूस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, अमेरिका के हथियार बहुत महंगे होते हैं, तो तीसरा अल्टरनेटिव भारत है और भारत का यही लक्ष्य है कि हम किंग बन जाएं, तो वही तैयारी हम कर रहे हैं। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया इस विषय पर क्या कहता है वो देखते हैं। लेकिन हिंदुस्तान उनके थ्रू सारा कुछ कर रहा है, उनके साथ बहुत अच्छे आना जाना और सब कुछ, और जो एक नया रूट बनाने के चक्कर में है रशिया तक, वो भी ईरान के रास्ते बना रहा है। रशिया को भी मैनेज कर रहा है, मोर देन $100 बिलियन चाइना के साथ बिजनेस कर रहा है और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। पिछले मतलब कई सालों से हम इस चीज को देख रहे हैं। ये चीज हमारे अंदर क्यों, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्यों नहीं आता, ये विल क्यों नहीं है और ये तरीकाकार अभी तक क्यों नहीं हम बना सके? ये प्रॉब्लम हमारी तभी से शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान वजूद में आया और लियाकत अली खान मरहूम को दोनों जगह से दावत आई, रशिया से भी आई, सोवियत यूनियन जो उस टाइम का था, और अमेरिका से भी आई। तो उन्होंने अमेरिका की दावत कबूल की और वो सोवियत यूनियन नहीं गए। हालांकि होना ये चाहिए था कि वो दोनों मुल्क जाते और दोनों के साथ बेहतर। फिर जब हमें मौका मिला, जब कोल्ड वॉर के दौरान जब इंडिया लीडर था नॉन अलाइंड मूवमेंट का, यानी न्यूट्रल कंट्रीज जिसे हम कहते हैं, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो हमने सीटो और सेंटो और बगदाद पैक्ट और हम इन मुआहदों का हिस्सा बने। हमने फिर एक साइड ली यूएस की। तो हमारी ये आदत रही है कि हम वी टेक साइड्स और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। ऑन द अदर हैंड हमारा जो नेबर है इंडिया, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी नहीं खोता इन टर्म्स इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड पावर्स, और अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन भी कायम रख पाता है। तो ये गुर हमें अभी तक नहीं सीखा, ना हमारे लीडर्स ने सीखा है। जब वो स्टेटमेंट्स देते हैं तो दे एंड अप अपसेटिंग वन कंट्री और अनदर, या तो अपने जो हमारे क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाइज है उसमें किसी न किसी को अपने ड्यूरिंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स को किसी न किसी को नाराज कर देते हैं। फिर होता ही है कि फिर किसी न किसी को जाके उन्हें रजा करना होता है। तो ये चीज बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम अभी तक उस फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स की उस मैच्योरिटी या उसकी गहराई को हम वो नहीं पहुंच पाए कि हम एक बैलेंस अप्रोच रख पाए। और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा हमारे लिए इस वक्त दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट, जब आपको पता है कि यूएस और चाइना की जो राइवलरी है, इट्स अ कोल्ड वॉर, इट्स अ न्यू कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर 2.0 से हम कह सकते हैं। और पाकिस्तान इज एट द सेंटर स्टेज ऑफ इट, एंड देयर विल कम अ टाइम जब पाकिस्तान को चूज करना होगा। लेकिन पाकिस्तान को नहीं चूज करना चाहिए, पाकिस्तान को इसको बैलेंस रखना चाहिए। दोनों पावर्स को देखें, वो हाथियों की लड़ाई में चींटी जो है ना, वो कहते नुकसान घास का होता है। तो हमें फिर उस नुकसान से बचना होगा कि हम उसको फायदा उस चीज से उठा पाए। बिल्कुल सही, लेकिन हमारी हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इसके उलट रही है। लास्ट आपका कमेंट चाहूंगा। आपने कहा स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में, जिस तरह सिपेक के बारे में बहुत सुनते हैं, इसी तरह ये भी हमने सुना। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि अब वो चीज, वो पोजीशन नहीं रही। हालांकि पाकिस्तान भी वही है और उसके नेबर्स भी वहीं पर हैं, लेकिन लोग जो है वो अल्टरनेट जो है वो ढूंढ रहे हैं। जिस तरह अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक जाना और ईरान और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी और फिर चाबहार की कनेक्टिविटी बाकी दुनिया के साथ, तो कैसा देखते हैं हम? मतलब इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से तो मेरे ख्याल में 1979, 2001 और अभी 2015 में हमने नुकसान ही उठाया। जी, ये बिल्कुल हमारे लिए एक वो बना है, अपॉर्चुनिटी नहीं बनी जिसको हम अपॉर्चुनिटी बना सकते थे। ये हमारे लिए एक वो बन सकता है, ये बना है, बल्कि हमारे लिए एक बोझ बना है। तो दोस्तों, बदलाव होने में समय नहीं लगता। 2014 से पहले क्या था भारत और आज 2024 है और क्या बन चुका है। स्वाभाविक है, देश के लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग सरकार दी। सरकार का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। गठबंधन की सरकारें कभी भी होती हैं तो एक व्यक्ति स्ट्रॉन्ग फैसला लेने की कोशिश भी करता है किसी भी मंत्रालय का, दूसरा टांग खींचने लगता है क्योंकि उसको किसी प्रकार से समस्या होती है। उस कारण से एक भ्रष्टाचारी निकला तो उसे हटा भी नहीं सकते, क्योंकि गठजोड़ की सरकार है तो दूसरा भी भ्रष्टाचार करने लगता है कि सामने वाला खा रहा तो अपन ईमानदारी का काम करके भी क्या करेंगे। तो सभी उसी मामले में लगे रहते हैं। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सरकार होती है तो वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट फैसले ले सकती है। और स्वाभाविक तौर पर भारत में एक
ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ देश हित में ही सोचती है, किसी भी कीमत पर देश हित से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो ऐसी सरकार भारत में है तो वो स्वाभाविक है वो काम करेगी जो हमारे लिए ठीक हो। और फिलीपींस को हथियार दे देना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइना जैसे देश जो भारत को आंखें दिखाते थे, उनके आगे तो हमारे जो पिछली सरकारें थी वो तो घुटने पर आ जाती थी। उनकी क्षमता थी कि आप चाइना के किसी विरोधी को आप हथियार बेच सको, लेकिन ये इस करंट गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। तो स्वाभाविक है जब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है तो इसी तरह के फैसले लिए जाते हैं, और ये हमारे लिए कई तरह से लाभदायक है। चीन को भी घेर रहे हैं हम, पैसा भी कमा रहे हैं, और उस पैसे से हम रिसर्च करेंगे और एक दिन हम सैन्य सुपर पावर इसी चीज़ से बनेंगे। स्वाभाविक है जब आपके पास हथियार बनाने के लिए पैसा होगा, और वो पैसा तभी आ सकता है जब आप हथियार बेचोगे। हथियार दुनिया भर को बेचोगे, उससे पैसा आएगा, तभी आप न्यू हथियार बना सकते हैं, वो भी इन्वेंशन कर क्योंकि रिसर्च में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और जब आप हथियार खुद से बनाएंगे और दुनिया को बेचने लगेंगे जैसे कि अमेरिका करता है, तो जो भारत जिस दिन करने लगेगा उस दिन, मतलब तेज़ी से करने तो लगा है लेकिन एक लेवल होता है, तो आप समझ लेना कि भारत सैन्य सुपर पावर बन चुका है। दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल सेना हमारे पास है, लेकिन नंबर 1 और चौथी में फ़र्क होता है। तो एक दिन हम वो नंबर 1 का वो जो कैप होता है वो लेकर रहेंगे।